क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगली माइक्रोस्कोपी। हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में दो तरह की माइक्रोस्कोपी देखी थी। कौन कौन सी? ब्राइट फील्ड और सेकंड देखी थी हमने डार्क फील्ड। ये दो टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अभी इन टेक्निक्स में कुछ ड्रॉबैक था, जिसका मैंने पहला ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको बताया था कि प्रॉब्लम क्या थी कि बेसिकली इनका रिजोल्यूशन कहें या कंट्रास्ट कहें इतना क्लियर नहीं था, इतना साफ इनका कंट्रास्ट नहीं था, पिक्चर हमको इतनी क्लियर इनमें नहीं मिल पाती थी। तो उसी को देखते हुए अगली माइक्रोस्कोपी टेक्निक को डेवलप किया गया, जिसकी एक विशेषता यह थी, एक प्रॉपर्टी यह थी कि इसमें कंट्रास्ट या कहें कि पिक्चर की क्लियरिटी या कहें इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई था। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी थी कि आप किसी भी स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स को, सपोज करिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करनी है सेल में, या क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करनी है, या सेल के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स की स्टडी करनी है, किसी भी सेल के इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर यानी सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनकी स्पेसिफिक स्टडी करनी है, विशेष तौर पर उन्हीं को पढ़ना है, तो उसके लिए आप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और थी, इसमें लाइव सेल यानी एक जीवित सेल को आप आसानी से देख सकते थे, उसकी स्टडी कर सकते थे, उसको एनालाइज कर सकते थे। तो ये टेक्निक जो डिस्कस की गई, जो डिस्कवर की गई फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ये सबसे पहले दो कंसेप्ट पर डिपेंड करती है। पहला कंसेप्ट है आपका फ्लोरेसेंस और दूसरा कंसेप्ट है आपका फ्लोरोफोर्स। तो पहले बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इस माइक्रोस्कोपी टेक्निक पर, जिससे आपको इसको समझने में आसानी हो, आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो पहला हमारा जो इसमें कंसेप्ट है वो है आपका फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का बेसिक मतलब होता है, या मैं कहूं कि सिंपल मतलब होता है, एबिलिटी टू एमिट द लाइट, प्रकाश को उत्सर्जित करने की क्षमता। यानी सिंपल से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सपोज करिए ब्लू लाइट को या ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ ही देर बाद क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स को, जिन मॉलिक्यूल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करें, ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर हम अपने सैंपल के साथ टैग कर दें, अपने सैंपल के साथ लगा दें, तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स लाइट को एमिट करते जाएंगे, सैंपल के जिस पर्टिकुलर पोर्शन पर ये मॉलिक्यूल्स जाकर टैग हुए हैं या बाइंड हुए हैं, वैसे वैसे हमें सैंपल की क्या मिलती जाएगी, इमेज मिलती जाएगी। सैंपल हमें क्लियर तरीके से, कलरफुल तरीके से क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये फ्लोरेसेंस होता कैसे है, ये लाइट एमिट करने की पावर आती कहाँ से है। सपोज करिए जैसे आप एक टनल में जा रहे हो और आपके हेड पर, सर पर मैंने क्या कर दिया, लाइट लगा दी। अभी क्या है, आप टनल में जहां जहां मूव करोगे, अंधेरी पूरी गुफा है, टनल है, सुरंग है, अभी आप जहां जहां मूव करोगे टनल के अंदर, आपको मैं देख सकूंगा किसकी सहायता से, क्योंकि आप पर क्या है, एक लाइट अटैच है, तो आपके मूवमेंट को लाइट क्या होगी, दिखाती रहेगी। कुछ ऐसा ही होता है इस माइक्रोस्कोपी में, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में, कि हमारा जो सैंपल मॉलिक्यूल होता है उसके साथ कुछ हम विशेष तरह के केमिकल को, मॉलिक्यूल्स को टैग कर देते हैं, लगा देते हैं। अब जो जो हमारे सैंपल की मूवमेंट होगी, जैसा जैसा हमारा सैंपल मूव करेगा, वैसा वैसा हम उसकी इमेज देख पाएंगे, उसकी स्टडी कर पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो पहली बात मैंने की फ्लोरेसेंस की। फ्लोरेसेंस क्या होता है, एबिलिटी टू एमिट द लाइट, यानी प्रकाश को उत्सर्जित करने की क्षमता, एबिलिटी टू एमिट लाइट। अब ये फ्लोरेसेंस का जो फिनोमिना है, जो कंसेप्ट है, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने देखा था उनका नाम था सर जॉर्ज स्टोक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरेसेंस को सबसे पहले किसने बताया, तो वो साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज स्टोक्स। फर्दर में स्टडी की गई फ्लोरेसेंस के फिनोमिना को, और अच्छे से देखा गया कि फ्लोरेसेंस का फिनोमिना होता कैसे है, इसमें होता क्या है। तो आइए देखते हैं फ्लोरेसेंस में होता क्या है।
सपोज करिए कोई हमारा मॉलिक्यूल है, पहले सिंपल समझते हैं, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है, ये कोई केमिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? एटम्स होते हैं। एटम में क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में, और बाकी क्या होते हैं? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी क्या हुआ, एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट क्या हुई, इस पर आकर के गिरी। कोई भी लाइट इसने क्या की, सपोज करिए ब्लू लाइट इसके ऊपर आकर के गिरी। अभी ब्लू लाइट जब इसके ऊपर आएगी तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है। ये क्या करेगा? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन जो पहले ग्राउंड स्टेट में थे, यानी अपनी कक्षा में घूम रहे थे, ग्राउंड स्टेट में थे, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाएंगे? ऊपर वाली स्टेट में। उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में कैसे? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइट आकर के गिरी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स ने उस एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब। इलेक्ट्रॉन जो थे वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले गए? क्योंकि मॉलिक्यूल्स किससे बना है? एटम से। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? एक्साइटेड स्टेट में चले गए। यानी पहले अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पे था, सपोज करिए ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने कहा ग्राउंड स्टेट, यानी अपने नॉर्मल स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट। अभी जब इस पर लाइट आकर के गिरी, इलेक्ट्रॉन्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये कहाँ चला गया? ऊपर वाली स्टेट में, यानी एक कक्षा ऊपर चला गया, एक ऑर्बिटल ऊपर चला गया। और इसको हमने कहा अब इलेक्ट्रॉन हमारा किस स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद अभी उस इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसने बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है। उस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स को अनस्टेबल बनाती है। यानी बहुत देर तक एक मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी स्टेट पर नहीं रह सकता, वो एनर्जी लूज करेगा और वापस किस में आएगा? ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो अभी ये मॉलिक्यूल्स जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, ये 10 टू द पावर -15 सेकंड तक यहाँ रहने के बाद, लगभग बता रहा हूँ, लगभग रहने के बाद 10 टू पावर -15 सेकंड तक यहाँ रहने के बाद, देखिए कितना कम समय है, 10 टू द पावर -15 सेकंड। इतने कम समय तक ये यहाँ पर रहने के बाद वापस कहाँ आएगा? वही इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? वापस आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में। अब जब मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन पहले शुरू में ग्राउंड स्टेट में ही था, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कहाँ गया? हायर स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में, और कुछ देर तक वहां रहने के बाद, कुछ सेकंड तक वहां रहने के बाद वापस वो किस में आ गया? ग्राउंड स्टेट में। जब ये वहां यहाँ से वापस लौटेगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जो भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, उसकी कुछ मात्रा ये क्या करेगा? वापस एमिट करेगा, बाहर निकालेगा। किसके फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। तो जब ये वापस आया तो इसने क्या किया? लाइट का वापस एमिशन किया। ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, यही कहलाता है फ्लोरेसेंस। यानी फ्लोरेसेंस को अगर हम डिफाइन करें तो सिंपल से तरीके में क्या कहलाएगा कि सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यानी एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्ब करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, हायर स्टेट में गए। हायर स्टेट में जाने के बाद क्या हुआ? कुछ सेकंड तक वहां रहने के बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आए। तो हुआ क्या कि उन्होंने जो लाइट एब्जॉर्ब की थी उसकी कुछ मात्रा इन्होंने एमिट की। लेकिन अभी यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखिएगा। जब वो मॉलिक्यूल्स लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये जो आने वाली लाइट थी या आने वाली एनर्जी थी, ये कैसी थी? हायर एनर्जी थी, बहुत हाई एनर्जी थी। किसकी एनर्जी? लाइट की एनर्जी। ये जो लाइट इसके ऊपर गिर रही है, इसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। कब? जब मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन वापस जब मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट पर आया और उसने लाइट को एमिट किया, बाहर निकाला, उत्सर्जित किया, तो अब ये एनर्जी कैसी है? इसकी लो एनर्जी है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने
समझ लिए 100 एनर्जी भेजी, 100 एनर्जी भेजी है, तो मॉलिक्यूल्स ने कुछ ना कुछ एनर्जी तो उसकी एब्जॉर्ब कर ली, तो निकलने वाली ऊर्जा कैसी होगी, कम ही होगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन के टाइम तो हाई एनर्जी लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, लेकिन जब इमिशन हुआ, जब वो मॉलिक्यूल्स वापस ग्राउंड स्टेट पर आया, तो उसने लो एनर्जी वाली लाइट रेस को प्रोड्यूस किया। यहाँ तक क्लियर है? तो दो कंसेप्ट मैंने बताए आपको फ्लोरेसेंस के अंदर, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एमिशन। एब्जॉर्प्शन में हाई एनर्जी वाली लाइट को क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एमिशन के टाइम क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो लो एनर्जी वाली लाइट बाहर निकालेगा। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है आपका फ्लोरेसेंस का। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर फ्लोरेसेंस या फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं। आपने फिजिक्स में एक थ्योरी पढ़ी होगी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो क्या कहती है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन जो हमारे काम की चीज है जिस पर हमें ध्यान देना है वो है ये लैम्डा, वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ? लाइट की वेवलेंथ। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, इस इक्वेशन को देख करके अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, दोनों का संबंध कैसा है, मेरे कहने का मतलब अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी या वेवलेंथ कम होगी, या ऐसे भी पूछ सकता हूं कि अगर किसी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। तो क्लियर है आपको, यहां पर से साफ दिख रहा है कि एनर्जी जो है हमारी वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। कहने का मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कैसी होगी, लो होगी, और जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? यानी एनर्जी हमारी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब जो डिफरेंट टाइप्स की लाइट रेज होती हैं उसका एक सीक्वेंस आपको बताया जाता है। तो ध्यान से हमको तीन ही लाइट पर काम करना है, एक तो यूवी विजिबल, सॉरी यूवी, दूसरी है आपकी विजिबल लाइट, और तीसरी है आपकी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, या फिर ऐसे लिख देता हूं, बोर्ड में आ नहीं रहा सही से, यूवी, उसके बाद विजिबल, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है आपकी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, मैं अगर कहूं कि मैं यूवी लाइट से इंफ्रारेड की तरफ जब मूव करता हूं, चलता हूं, तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, लैम्डा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। वेवलेंथ अगर इंक्रीज होती जा रही है तो मैं ये कहूंगा कि सबसे कम वेवलेंथ इन तीनों में किसकी है, यूवी की सबसे कम वेवलेंथ है, और इंफ्रारेड की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अगर मैंने आपको इतना बता दिया कि यूवी की वेवलेंथ सबसे कम है और इंफ्रारेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो मैं इसको अगर आपसे एनर्जी के टर्म में पूछूं तो आप क्या कहोगे, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है? तो आपको पता है कि एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ के। यानी अगर यूवी की, लाइट की अगर वेवलेंथ क्या है, कम है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी। इन तीनों में बात कर रहा हूं, इन तीन वेव्स में आपकी। और अगर इंफ्रारेड की बात करूं तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, लो होगी। लेकिन अगर वेवलेंथ के टर्म्स में पूछूं तो आप क्या कहोगे कि अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ लो होगी और इंफ्रारेड की वेवलेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी। तीसरा कंसेप्ट क्लियर, सॉरी दूसरा कंसेप्ट क्लियर। पहला कंसेप्ट क्या था, फ्लोरेसेंस का था, जिसमें मैंने क्या बताया कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कैसी लाइट को, हाई एनर्जी वाली लाइट को। वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद कुछ देर तक वहां रुकता है, वापस आता है ग्राउंड स्टेट पर और लाइट को एमिट करता है। एब्जॉर्ब कैसे करेगा, हाई एनर्जी वाली लाइट को, और एमिट कैसे करेगा, लो एनर्जी वाली लाइट को। ये पहला कंसेप्ट था फ्लोरेसेंस का। दूसरा कंसेप्ट आपका एनर्जी और वेवलेंथ का, मैंने ये पहला कंसेप्ट था फ्लोरेसेंस का।
दूसरा कंसेप्ट आपका एनर्जी और वेवलेंथ का मैंने रिलेशन बताया कि जिस लाइट रेज में एनर्जी आपकी कम होगी उसकी वेवलेंथ कैसी होगी, हाई होगी। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर। तीसरा कंसेप्ट बात करते हैं है फ्लोरोफोर्स, या इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं, इन कंपाउंड्स को हम फ्लोरोक्रोम्स भी कहते हैं। अब ये है जिनमें क्या है पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कैपेसिटी है कि ये अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा, वहां से लाइट एमिट होगी और ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, यानी इनमें फ्लोरेसेंस की कैपेबिलिटी है, क्षमता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिनमें फ्लोरेसेंस की कैपेसिटी पाई जाती है, जो फ्लोरेसेंस के फिनोमिना को दिखा पाते हैं, शो कर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम फ्लोरोपोर्स कहते हैं या फ्लोरोक्रोम्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल होता है आपका एक नेचुरल मॉलिक्यूल्स है, या हम कहें एक नेचुरल प्रोटीन है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, GFP, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन। ग्रीन मतलब ये ग्रीन लाइट को क्या फिर क्या करेगा, ग्रीन लाइट को बाहर निकालेगा। तो ये होता है आपका ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन। ये बेसिकली 238 अमीनो एसिड से बना हुआ है। अमीनो एसिड से बना हुआ है मतलब ये क्या है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड से बना हुआ है, और इसको आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है किससे, जेलीफिश से। यानी ये नेचुरल मॉलिक्यूल है जो कि जेलीफिश में पाया जाता है, जेलीफिश में, ठीक है। अभी इसका यूज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में क्यों किया जाता है, किसके तौर पे, फ्लोरोक्रोम्स के तौर पे या फ्लोरोफोर्स के तौर पे? क्योंकि ये कैसा है, नेचुरल मॉलिक्यूल्स है। एक नेचुरल क्या है, प्रोटीन है, जिसको हम कहाँ से निकालते हैं, जेलीफिश से आइसोलेट करते हैं। ये देखा गया कि अगर ऐसे नेचुरल मॉलिक्यूल्स का यूज करके हम अपने प्रोटीन को अगर टैग कर देते हैं, टैग कर देना मतलब इस GFP को मैंने क्या किया कि जो हमारा प्रोटीन है जिसकी हमें स्टडी करनी है उसके ऊपर मैंने लेबल कर दिया, चिपका दिया, लगा दिया। तो ये देखा गया कि प्रोटीन की जो नेचुरल जो प्रोसेस है, जैसे उसकी मोबिलिटी है या उसका जो फंक्शन है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा आपका प्रोटीन, यानी जैसा वो शरीर के अंदर काम करता है उसकी फंक्शनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अभी होगा क्या कि जब आपने ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिसके अंदर फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी है उसको अपने सैंपल पर, समझ लीजिए ये आपका प्रोटीन है, इस प्रोटीन पर अगर आपने इसको टैग कर दिया, टैगिंग कैसे करते हैं वो अलग टॉपिक है, उसको कहते हैं फ्लोरेसेंस लेबलिंग या फ्लोरेसेंट लेबलिंग, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो हमारा फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल है उसको हमने क्या किया, अपने प्रोटीन के ऊपर टैग कर दिया, लगा दिया। अब क्या होगा, बॉडी के अंदर ये प्रोटीन जहां जहां भी जाएगा या इसकी सिंथेसिस जहां से भी होगी, सपोज करिए लीवर में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, जहां भी मूव करेगा या ये प्रोटीन जहां पर भी जाकर के अपनी प्रोसेस करेगा, वो सारी प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, उसको देख सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने साथ में उसके क्या लगा दिया है, GFP लगा दिया है, और ये GFP क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा। जब इसको आप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में देखोगे, सैंपल के साथ ही लगा हुआ है, तो जब भी उसके ऊपर आप लाइट डालोगे तो ये फ्लोरेसेंस शो करेगा, यानी लाइट को प्रोड्यूस करेगा। और जब लाइट प्रोड्यूस करेगा तो साथ में क्या करेगा, इसके साथ जो प्रोटीन टैग है उसकी प्रॉपर इमेज क्रिएट करेगा, यानी आप प्रॉपर तरीके से उसको देख पाओगे, उसकी एनालिसिस कर पाओगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जो मॉलिक्यूल्स है आपका, जो सैंपल है उस पर आपने क्या किया, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की टैगिंग कर दी, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर चिपका दिए, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सैंपल की जो भी एक्टिविटीज है या जो भी इमेज है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको आप क्लियर तरीके से एक अच्छे रिजोल्यूशन के साथ, एक अच्छे कंट्रास्ट के साथ, कंट्रास्ट मतलब बेटर कलर के साथ, अच्छे कलर के साथ उसको क्या कर सको, एनालाइज कर पाओ, उसकी स्टडी कर पाओ। और सबसे अच्छी बात कि सेल हमारा जिंदा है, इसमें स्टेनिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने स्टेन यूज कर लिया तो सेल की डेथ हो गई या सेल की जो एक्टिविटी है उसमें कोई चेंजेस आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपने अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को या सैंपल को सीधा सीधा टैग किया है नेचुरल मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये नेचुरल मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, उसकी मोबिलिटी या उसके नेचुरल फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। फ्लोरोपोर्स हैं या फ्लोरोक्रोम्स हैं जिनका एग्जाम्पल है, जैसे
रोडामाइन, ये भी क्या है, एक तरह का फ्लोरोपोर्स है। ये सब क्या होते हैं, सैंपल मॉलिक्यूल पर टैगिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आप डाई लगाते थे ना अपने सैंपल पे, स्टेन करते थे, वैसे ही इनको भी सैंपल के ऊपर क्या किया जाता है, इसका ऑरामीन या ऑरामाइन, ऑरामाइन को इसकी स्टडी की जाती है। जो टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी स्टडी में इसका यूज किया जाता है, किसका, ऑरामाइन ओ का। तीसरा है आपका एग्जांपल फेलोइडिन। ये फेलोइडिन का बेसिकली यूज किया जाता है एक्टिन फिलामेंट की स्टडी में। एक्टिन फिलामेंट सेल के अंदर होते हैं, जो माइक्रोफिलामेंट्स के पार्ट होते हैं, जो सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक संरचना देते हैं। उसके उनको अगर उन प्रोटीन्स के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो उसकी टैगिंग के लिए यूज करते हैं हम कौन सा, फेलोइडिन नाम का फ्लोरोफोर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है। एक आपका जीएफपी तो है ही, यानी ये कुछ एग्जाम्पल है जो किसमें आते हैं, फ्लोरोक्रोम्स की कैटेगरी में आते हैं या फ्लोरोफोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी तक हम 3 कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला क्या, फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा हमने, दूसरा एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखा, और तीसरा आपका इसके बारे में पढ़ा हमने, फ्लोरोफोर्स क्या होता है या फ्लोरोक्रोम्स क्या होता है। अगर ये 3 कंसेप्ट आपको आज के लेक्चर में अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोबारा देखिएगा इसको एक बार वीडियो को, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा। ये कंसेप्ट अगर आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए तो अगला जो पार्ट है इसका, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं अपना लेक्चर। तो एक बार आप फ्लोरेसेंस को, फ्लोरोफोर्स को और एनर्जी वेवलेंथ के रिलेशन को पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।